याद होगा मैंने बताया था कि वेव ऑप्टिक्स में 4 बात मेन है। हाइगन्स वेव थ्योरी, वेव थ्योरी में क्या क्या पढ़ा था भाई? हाइगन्स वेव थ्योरी में क्या पढ़े थे? वेव फ्रंट एंड सेकेंडरी वेवलेट्स पढ़ा था। जिसका छोटा हो जल्दी कवर करेगा, कोई अगर लास्ट क्लास में ना आया हो तो जल्दी से कवर करे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हाइगन्स वेव थ्योरी में कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, और इसी वेव थ्योरी के बेसिस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। तो ये वाला भी नहीं देखा है, याद होगा। कम से कम हाइगन्स वेव थ्योरी का वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेवलेट्स इनका हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया था, और इसके बेसिस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑब्टेन किया था। ग्रुप में भेज दिया था फोटो, वो नोट कर लिया होगा। अभी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो अभी नहीं कराऊंगा, जिनका छोटे इंटरफेरेंस शुरू करेंगे। इंटरफेरेंस ही मेन है। इंटरफेरेंस में मेनली वाइडी ऐसे पढ़ना होता है हम लोगों को, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और तब डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, यही था 4 टॉपिक। फिर पीछे कैसे हो गए? इंटरफेरेंस में देखो, इंटरफेरेंस जानने से पहले तुम्हें सुपरपोजिशन ऑफ वेव थोड़ा सा जानना पड़ेगा, तब समझेंगे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन क्या है, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन क्या है। तो पहले इंटरफेरेंस में देख लो, क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन? सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव। तो लाइट वेव का सुपरपोजिशन तो बाद की बात है, पहले सुपरपोजिशन ऑफ वेव तो जाने। तो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा रिकॉल करेंगे 11th वाला कॉन्सेप्ट, जनरल इंफॉर्मेशन 11th का हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, जो ज़रूरत है अभी। इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव जिस तरह से हम लोगों ने रिवाइज किया था, थोड़ा सा बताया था कि y = a sin ओमेगा t माइनस kx अगर है तो इसका मतलब ये वेव किधर जा रहा है भाई? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, और वाइब्रेशन इज टेकिंग प्लेस अलोंग y एक्सिस। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन दिखाते हैं E0 sin ओमेगा t माइनस kx या माइनस ky ऐसा कुछ दिखाते हैं। अगर माइनस ky लिख दिया तो यहाँ पे k कैप या i कैप लिख सकते हैं। किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है? किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है? अलोंग z एक्सिस, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में होना भाई? k कैप पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव z डायरेक्शन में, नेगेटिव हुआ अगर ये वैल्यू तो नेगेटिव z डायरेक्शन का इक्वेशन हुआ। हम लोगों ने देखा भाई ओमेगा या कुछ भी हो वैल्यू, 314 हो, 300 या 600 कुछ भी हो, ओमेगा में क्या छुपा होता है? फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या होता है भाई? 2π/t। इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव इन एनी डायरेक्शन, अगर किसी डायरेक्शन में ट्रेवल करता हुआ जा रहा है तो वो डायरेक्शन का पता लगाना हो तो यहाँ पर करते हैं हम लोग। माइनस है तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, प्लस होता तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वाइब्रेशन, ईएमएफ में तो 2 फील्ड वाइब्रेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों वाइब्रेट करते हैं। और वाइब्रेशन का डायरेक्शन हमें यहाँ से पता लगेगा, चाहे तो k कैप लिखा हुआ है तो यहाँ से पता लगे, या फिर यहाँ पे Ez लिखा हुआ होता तो यहाँ से पता लगता। ये तो यहाँ से पता लग गया। और ओमेगा में छुपा है फ्रीक्वेंसी, इसलिए फ्रीक्वेंसी पता करना होगा, ये होगा। और k में क्या क्या छुपा होता है बताओ? वेलोसिटी ऑफ द ईएम वेव, क्योंकि ओमेगा अपॉन v होता है। v क्या? किसका वेलोसिटी? पार्टिकल का वेलोसिटी कि वेव का वेलोसिटी? वेव का वेलोसिटी मींस प्रोपगेट जो कर रहा है इसका वेलोसिटी, एनर्जी प्रोपगेशन का वेलोसिटी। ये एनर्जी प्रोपगेशन डायरेक्शन है अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। और ये 2π/t ये होता है, और 2π/λ, लैम्डा अपॉन t होता है ये वेलोसिटी ऑफ द वेव। टी कैंसिल होकर के 2π/λ भी होता है, इसलिए लैम्डा भी निकालते हो। तो किसी भी वेव में मैं बताया था कि जो भी हम लोग वेव के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे वो वेवलेंथ जानना चाहें या एम्पलीट्यूड जानना चाहें या फ्रीक्वेंसी जानना चाहें या फिर इसका वेव वेलोसिटी जानना चाहें, पार्टिकल वाइब्रेशन का डायरेक्शन जानना चाहें, तो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन एक इक्वेशन में है। इसलिए इसका नाम इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव है, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। ये प्रोग्रेसिव वेव चाहे स्ट्रिंग में जाने वाला वेव का हो सकता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी हो सकता है। किसी भी वेव का प्रोपगेशन हम लोग ऐसे, और ज़रूरी नहीं कि ये ट्रांसफर से ही हो, लॉन्गिट्यूडनल भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये ऐसा माइनस kx है और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कैप में लिख दिया। मान लो ये है माइनस kx है और इसमें डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, मान लो यहाँ पे d लिख रहा हूँ मैं, d =
मान लो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आई क्या है, इसका मतलब क्या होगा? किधर जा रहा है भाई? वाइब्रेट किधर कर रहा है? वाइब्रेट किधर कर रहा है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन वाइब्रेशन है। इट मीन्स अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो आई कैप में जाएगा डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब अपने मीन पोजीशन से नेगेटिव में जाएगा। इसलिए वाइब्रेशन इज टेकिंग प्लेस अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेव इज आल्सो प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। इट मीन्स इट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। इट मीन्स इट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसे दिखा सकते हैं कि साउंड वेव में जो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं एयर के पार्टिकल, वो वाइब्रेशन भी अलोंग एक्स एक्सिस कर रहे हैं और वेव प्रोपेगेट भी कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। तो ऐसा भी हो सकता है माइनस के एक्स हो, यहाँ आई कैप हो। आई कैप का मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हो वो एक्स डायरेक्शन रही है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो या ट्रांसवर्स वेव हो, ईएम वेव हो या कोई मैकेनिकल वेव हो, सबको हम लोग सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। और अगर डिस्प्लेसमेंट मान लो पॉजिटिव है तो समझ लेंगे कंप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव और रिएक्शन समझ सकते हैं। तो ये तो कोई भी वेव को प्रोपेगेट कर रहा हो तो ऐसा हम लोग दिखा सकते हैं। अब ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव को समझना, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव समझे, क्योंकि अब सुपरपोजिशन का ही काम है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये हम लोगों ने वेव क्वेश्चन में 11th में भी देखा था। साइमल्टेनियसली व्हेन टू वेव्स, मान लो एक ही स्ट्रिंग है, रमेश ने इधर से पल्स सेंड किया, इसने इधर से पल्स सेंड किया, और एक पार्टिकल है जिसमें दोनों वेव एक ही साथ पहुंच रहे हैं, एक ही टाइम पे दोनों पहुंचे हुए हैं। कोई कह रहा है कि t=2 सेकंड पे, ये कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर ऊपर रहो, ये कह रहा है 3 सेंटीमीटर ऊपर रहो। मीन्स इसके हिसाब से जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है y1 वो a sin ओमेगा t माइनस के एक्स है मान लो, और इसका भी कोई है y2 = b sin ओमेगा t माइनस के एक्स या प्लस के एक्स भी हो जाए, अपोजिट में जा रहा है तो प्लस के एक्स कर देंगे। ऐसे हो अगर इस मोमेंट पे मान लो किसी टाइम पे इसी एक्स कोऑर्डिनेट क्या x नॉट है मान लो 10 सेंटीमीटर हो जाए, तो x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर इसमें भी रखेंगे, इसमें भी रखेंगे, दोनों में 10 सेंटीमीटर रखेंगे। और टाइम भी मान लो 2 सेकंड पे जानना चाहते हैं तो दोनों में 2 सेकंड डालोगे। ये वैल्यू दिया मान लो +1 सेंटीमीटर, ये वैल्यू दिया +2 सेंटीमीटर, तो बताओ इसका क्या हाल होगा उस टाइम पे, यानी 2 सेकंड पे। देखो t = 2 सेकंड दोनों में डाला, कितना डाला 2 सेकंड, और x का वैल्यू हमने 10 सेंटीमीटर इसमें भी डाला, x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर इसमें भी डाला। इसका मतलब है वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ x = 10 पार्टिकल एट t = 2 सेकंड। इस वेव ने जो वहां पहुंच करके 2 सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया है वो है +1 सेंटीमीटर, y1 विल बी +1 सेंटीमीटर। इसने जो उस पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट डिसाइड किया उस टाइम पे वो है +2 सेंटीमीटर। तो बताओ रिजल्टेंट वहाँ पे क्या होगा भाई? तो रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दोनों का वेक्टर सम होगा। ये कह रहा है 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर अपवर्ड, और ये भी कह रहा है 2 सेंटीमीटर अपवर्ड। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर अपवर्ड। इसलिए वेक्टर सम होता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर ये मान लो पॉजिटिव दिया होता या -2 दिया होता तो उस कंडीशन में क्या हो जाता? -1 हो जाता। तो इस तरह से दोनों हमारा सेम डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, मींस दोनों एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट करे, या दोनों अपोजिट में हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करे। फॉर एग्जांपल इधर से रिक्वेस्ट चला मान लो, रमेश ने सेंड किया, उसी स्ट्रिंग में इधर से भी एक पल्स जो कि इस तरह से प्रोड्यूस कर रखा है, दोनों पहुंच रहे हैं एक ही टाइम पे, तो यहाँ का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा। ये अगर A1 एम्पलीट्यूड था, A2 एम्पलीट्यूड, तो यहाँ क्या हो जाएगा A1 + A2 हो जाएगा। ये पहले A1 एम्पलीट्यूड से चल रहा था, थोड़े टाइम के बाद ये यहाँ पहुँचा और ये वाला यहाँ पहुँचा। ये मान लो जिस टाइम पे उससे थोड़े टाइम के बाद ये है, ऐसे जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों फिर एक ही टाइम पे पहुँच गए। अच्छा ये भी ऐसे था, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन, दोनों एक ही जगह पहुँच गए, तो A1 + A2 इस तरह से कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। मतलब पहले ये हाल था, थोड़े टाइम के बाद ये हाल हुआ, फिर थोड़े टाइम के बाद ये हाल हुआ। t = 1 सेकंड पे, t = 2 सेकंड, मान लो t = 3 सेकंड पे दोनों पहुंच गए एक ही साथ। ये इधर से आ रहा था ऐसे, और थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, तो ये जैसे जा रहा था वो एज इट इज जाता रहेगा, और इधर वाला भी ये जो जा रहा था A1 एम्पलीट्यूड वाला, ये A2 वाला था,
ये A2 वाला इधर जाता नजर आएगा और ये A1 वाला एज इट इज इधर जाता नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे जरूर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 है। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं? दोनों का डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, एक ही टाइम पे, एक ही लोकेशन पे, तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बोलते हैं। और ऐसे अगर हो कि एक ने क्रेस्ट सेंड किया, दूसरे ने ड्रॉप सेंड कर दिया, कि एक में उसको उठाना चाहता है तो सुबह से उसको नीचे रखना चाहता है, डाउनवर्ड करना चाहता है। ये A1 एम्पलीट्यूड है, ये मान लो A2 एम्पलीट्यूड से बड़े टाइम के बाद ये यहाँ पहुँच गया और ये वाला यहाँ पहुँच गया। यहाँ पे दोनों पहुँचने थे एक साथ में, तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर दोनों सेम एम्पलीट्यूड के हो तो बिल्कुल नलिफाई हो जाएंगे। अगर मान लो A2 थोड़ा सा भी लार्ज हुआ तो ये इस तरह का हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा A2 माइनस A1। लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे जाता नजर आएगा जैसे ये जा रहा था। तो रिजल्टेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, A रिजल्टेंट वेक्टोरियली बोले तो Y1 प्लस Y2 ही है, बट यहाँ पे A रिजल्टेंट जो हमें मिला वो A2 माइनस A1 का मॉड मिला, वैल्यू मिला। जो लार्जर होगा उस डायरेक्शन में मिल जाएगा। ये कब होता है भाई, ऐसा कब होता है जब दो वेव जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ पे इनका फेज डिफरेंस क्या हो, पाई हो, पाई फेज डिफरेंस। ये समझते हो नहीं, पाई फेज डिफरेंस। देखो भाई कोई वेव इस तरह से है, किसी का ये वाला पहुंचा, किसी का ये वाला पहुंचा, तो इसका मतलब एक का टेस्ट दूसरे का ड्रॉप है, तो फेज डिफरेंस पाई हो सकता है या फिर फेज डिफरेंस 3 पाई हो सकता है। इसमें और इसमें कितना का डिफरेंस है बताओ, ये है जितना उतना, इसमें 2 पाई और ऐड कर दो यानी कि 3 पाई। तो ये पाई का फेज डिफरेंस हो, 3 पाई का फेज डिफरेंस हो, 5 पाई का फेज डिफरेंस हो, 7 पाई का हो या 9 पाई का हो, इस तरह से हो। इट मीन्स फेज डिफरेंस जो होना चाहिए इसके लिए वो क्या होना चाहिए, 2n प्लस 1 पाई या 2n माइनस 1 पाई, दैट इज और मल्टीपल ऑफ पाई। क्या होना चाहिए, ये किसके लिए कंडीशन है भाई, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए। किसके लिए है, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का मतलब है फेज डिफरेंस और मल्टीपल ऑफ पाई हो। अगर मान लो एक का π/2 आया, दूसरे का 5π/2 आ जाए, तो दोनों कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कर लेंगे, दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा उसी डायरेक्शन में। तो फेज डिफरेंस 2 पाई होना, फेज डिफरेंस 4 पाई होना, ये सब क्या है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की कंडीशन है। इसलिए ये जो कंस्ट्रक्टिव के लिए है, इसमें अगर हम लोग फेज डिफरेंस का लिखेंगे तो वो क्या होना चाहिए, 0 फेज डिफरेंस। 0 का मतलब क्या है, इसका भी वही π/2 के साथ पहुंचा, दूसरा π/2 के साथ ही पहुंचा, तो क्या हो जाएगा, दोनों का टेस्ट। या एक का π/2 के साथ, एक 5π/2 के साथ, तो 2 पाई का फेज डिफरेंस। यहाँ से यहाँ चले जाएंगे तो 2 पाई का फेज डिफरेंस पाएंगे। इस तरह से 0 हो जाए या 2 पाई हो जाए या फिर 4 पाई हो जाए, 6 पाई हो जाए, 8 पाई हो जाए, मीन्स क्या हो जाए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो जाए, 2n पाई। अगर फेज डिफरेंस 2n पाई है तो हमारा डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, उस कंडीशन में एक ही तरह का होगा और वो हो गया कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। लिखो, सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स। Means presence of 2 waves at the same location at the same time. Superposition of 2 waves means presence of 2 waves at the same location at the same time. दोनों का मान लो t=10 के लिए इंटरेस्ट था, 2 सेकंड पे दोनों का निकाला। डिस्ट्रक्टिव अलग से दिखाएंगे।
यूरिक एसिड और साइड यूरिक एसिड की ड्यूटी का पहिया देखा 1 सेकंड पे ऐसे, 2 सेकंड पे एक साथ हो गया, 3 सेकंड पे अलग अलग। अब देखो भाई, ये तो सुपरपोजिशन के लिए एसेंशियल कंडीशन मिला, ये दो स्टैंडर्ड सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन तो ऐसे कोई भी फेज डिफरेंस के साथ हो सकता है। एक वेव यहाँ पहुंच रहा है, दूसरा वेव यहाँ पे कितना भी फेज डिफरेंस लेके पहुंच सकता है, λ/2 मतलब पाथ डिफरेंस λ/2 हो जाएगा। फेज डिफरेंस के मामले में बात करें तो फेज डिफरेंस 2π भी हो सकता है, π भी हो सकता है, π/3 भी हो सकता है, π/2 भी हो सकता है, π/4 भी हो सकता है। कितना भी फेज डिफरेंस हो सकता है सुपरपोजिशन में। ये तो दो स्टैंडर्ड है और दो स्टैंडर्ड के कंडीशन है, पूरा कंस्ट्रक्टिव एंड पूरा डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन, कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन, फेज डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 0 हो जाए, 2π हो जाए, 4π या फिर 6π, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हुआ तो कैसा, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होने का मतलब है कि पाई का इफेक्टिव डिफरेंस, पाई का मतलब जो टेस्ट है वो ओपन किया तो पाई का फेज डिफरेंस हो या 3π का हो, बात एक ही है, या 7π हो, 5π हो, एक ही बात है। 2π का डिफरेंस हो या 4π का डिफरेंस हो या 6π का हो या 0 का हो, फेज डिफरेंस एक ही बात है। और इन बिटवीन में कोई भी फेज डिफरेंस हो सकता है। ये तो दो स्टैंडर्ड कंडीशन है सुपरपोजिशन के। अब एक चीज और ध्यान रखना,
फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, ये तीनों में किसी पे भी कंडीशन लिखने को आ सकता है। आपने याद किया अभी या समझा फेज डिफरेंस के टर्म में। अगर कोई बोले कि पाथ डिफरेंस मतलब एक का मान लो 3 लैम्डा कवर करके आया, एक वेव किसी पॉइंट पे 3 लैम्डा का पाथ कवर करके आया, दूसरा वेव वहां पे 4 लैम्डा कवर करके आया, तो ये 3 लैम्डा कवर करके आया, दूसरा 4 लैम्डा कवर करके आया, मतलब क्या हुआ, दोनों का एक ही तरह का सिचुएशन में आया, दोनों एक ही सिचुएशन में आ जाएगा कि क्या हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। 3 लैम्डा पाथ डिफरेंस, 3 लैम्डा पाथ डिफरेंस का मतलब है 6 पाई, 3 लैम्डा मींस 6 पाई, और एक है 4 लैम्डा मतलब 8 पाई, तो फेज का डिफरेंस क्या हो गया 2 पाई। 2 पाई का फेज डिफरेंस मतलब इफेक्टिवली नो फेज डिफरेंस, इट मींस कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। इसलिए पाथ डिफरेंस लैम्डा या फेज डिफरेंस 2 पाई, एक ही बात है। फेज डिफरेंस 2 पाई मींस पाथ डिफरेंस टाइम डिफरेंस t एंड पाथ डिफरेंस लैम्डा। टाइम के मामले में बोला जा सकता है कि एक क्रेस्ट पहुंचा है, एक का मान लो 3 सेकंड पे पहुंचा है क्रेस्ट, दूसरे का पहुंच रहा है 4 सेकंड पे क्रेस्ट, मतलब 1 सेकंड का उनका टाइम डिफरेंस है, और दोनों में सुपरपोजिशन अगर 1 सेकंड का हो रहा हो डिफरेंस के साथ या 2 सेकंड के डिफरेंस के साथ, तो वो भी बात एक ही है। एक अपने ओरिजिनेटिंग टाइम से 5 सेकंड में पहुंचा, एक 4 सेकंड में पहुंचा, दोनों का टाइम पीरियड सेम ही हो, तो इसका मतलब t का डिफरेंस है, t का डिफरेंस का मतलब है 2 पाई फेज डिफरेंस। ये तीनों एक दूसरे से यूनिटरी मेथड से लिंक्ड हैं, क्योंकि ये अगर 2 पाई है तो इसका डबल ले लो तो 4 पाई का फेज डिफरेंस, 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस एंड 2t का टाइम डिफरेंस, सब एक ही बात है। इसलिए यूनिटरी मेथड से अगर मान लो पाई का फेज डिफरेंस मींस लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस और टाइम का डिफरेंस कैपिटल T बाई 2। सिमिलरली पाई बाई 4 का फेज डिफरेंस मींस लैम्डा बाई, यहाँ पे हो गया कितना पाई पाई है ना, पाई बाई 2 का अगर ये होता है 1/4 पाई बाई 2 का, तो ये हो जाएगा कितना लैम्डा बाई 4 और ये हो जाएगा T बाई 2, नहीं हो जाएगा इसका 1/4 इसका 1/4 इसका 1/4। सिमिलरली इसका 1/8 करोगे तो पाई बाई 4 होगा, तो इसका भी 1/8 इसका भी 1/8। जैसे हम लोग एसी में भी एक क्वेश्चन जो था ना कि फेज डिफरेंस तो पता लग गया, वोल्टेज करंट का टाइम डिफरेंस पूछ दिया था, एक का मैक्सिमम दूसरा का मैक्सिमम होने में टाइम डिफरेंस पूछा था, तो इसी मेथड से निकालेंगे। फेज में डिफरेंस किसी का पाई है तो इसका मतलब टाइम में डिफरेंस T बाई 2, तो यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं इन सब में, सब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, यहाँ याद रहेगा। अब देखो इंटरफेरेंस जानने के लिए एक और चीज जानना पड़ते हैं। अब रिजल्टेंट की बात है, रिजल्टेंट क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रिजल्टेंट इज y1 + y2 वेक्टर वेक्टोरियली। क्यों भाई, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो अपने आप ही कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कर लेंगे, और अगर अपोजिट में होंगे तो अपने आप डिस्ट्रक्टिव कर लेंगे, और कोई और होगा फेज डिफरेंस, तो उस कंडीशन में देखो कैसे हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं। अगर कोई और मान लो इन दोनों का फेज डिफरेंस है 5, फेज डिफरेंस 5 है, 5 में भी एनीथिंग 5/4 5/2 कुछ भी, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो वो वेक्टर सम से निकाल सकते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिकली निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकली लेंदी होता है, वो हम लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, वेक्टर मेथड से करते हैं और फटाफट निकाल लेते हैं, क्योंकि तुम्हें पढ़ना है सिर्फ रिजल्ट और उसका यूज, मेथड ऑफ डिटेक्शन नहीं जानते। रिजल्टेंट में क्या होगा, तो एक अगर ये y1 है, मान लो a1 एम्पलीट्यूड का, y1 क्या है a1 एम्पलीट्यूड का, तो a1 लेंथ का ऐसे वेक्टर दिखाओ। दूसरा है मान लो y2, ये a2 एम्पलीट्यूड का है, तो ये दिखा दिया, दोनों का फेज डिफरेंस है 5। अब इन दोनों का सुपरपोजिशन अगर होगा तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, कितना मैग्नीट्यूड का बनेगा, तो वो रिजल्टेंट है ये। और ये रिजल्टेंट कैसे निकालोगे भाई, ये रिजल्टेंट जो होगा हमारा, वो ये रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर से वेक्टर एडिशन किया है, इसका बताओ क्या हो जाएगा, AR = क्या हो जाएगा, A1² + A2² + ट्वाइस A1 A2 cos ∅, ये होता है रिजल्टेंट का वैल्यू। रिजल्टेंट का वैल्यू से निकाल सकते हैं, फेज डिफरेंस 5 था, तो ऐसा होगा रिजल्टेंट। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रिजल्टेंट इज करेस्पॉन्डिंग y1 + y2 + y3 + y4 जितने भी होंगे 2 एट अ टाइम का रिजल्टेंट ऐसे मिलता है, A1² + A2² + 7 A2 cos ∅। और एक और चीज याद रखना है इसमें कि इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू
एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अगर दो वेव आए हैं, फर्स्ट वाला का मान लो I1 इंटेंसिटी था, इसको हम लोग लिखते हैं फिर के ए स्क्वायर। इंटेंसिटी को क्या लिखेंगे फिर? कांस्टेंट टाइम्स ए स्क्वायर। फर्स्ट वाले का लिखेंगे तो कांस्टेंट टाइम्स A1 स्क्वायर, सेकंड वाले का इंटेंसिटी लिखेंगे क्या लिखेंगे? कांस्टेंट टाइम्स A2 स्क्वायर, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिखेंगे तो कांस्टेंट टाइम्स AR का स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो ये जो रिलेशन मिला तुम्हें इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लोग स्क्वायर कर रहे दोनों साइड में रूट हटाने के लिए। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ साइड में स्क्वायरिंग इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा बताओ हमें? AR का स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो जोड़ते ऐसा लिखेंगे। इन सबको फिर k से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई k। k से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा? KR स्क्वायर इज इक्वल टू k A1 स्क्वायर प्लस k A2 स्क्वायर प्लस 2 रूट k A1 रूट k A2 cos phi। ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से हमें फायदा हो जाएगा भाई, इंटेंसिटी रिजल्टेंट का मिल जाएगा। इंटेंसिटी फर्स्ट वाले का प्लस इंटेंसिटी सेकंड वाले का प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos phi। क्योंकि ये देख रहे हो यहाँ से अगर हम लोग रूट I2 लिखेंगे तो रूट I2 होगा अंडर रूट k A2। तो अंडर रूट k A2 को 1 कर दिया और अंडर रूट k A1 को 1 बना दिया। तो इस वजह से इंटेंसिटी रिजल्टेंट का ये है इक्वेशन और एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का ये है इक्वेशन। इंटेंसिटी का भी कई बार हमें डायरेक्ट यूज करने पड़ेंगे। तो वही देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एम्पलीट्यूड का लिखिए तो अब मल्टीप्लाई इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट, पढ़ो क्या लिखा है? I1 के A1 स्क्वायर, I2 के A2 स्क्वायर एंड द रिजल्टेंट के A स्क्वायर। तो k से मल्टीप्लाई किया और ये मिल गया रिलेशन I रिजल्टेंट। समझ गए? यहाँ पे कोहेरेंट सोर्स का मीनिंग समझ में नहीं आया होगा, वो हम लोग करेंगे। इसके बाद यही टॉपिक है। तो जो मैंने लिखा है, जो लिखा हुआ है वो तो है ही है। और इसका स्टेटमेंट क्या लिखा है फर्स्ट वाला? According to the principle of superposition, the resultant displacement at any instant of time is equal to the vector sum of displacement at that point due to the individual wave at that instant। ये वेक्टर सम हो गया और रिजल्ट लिख दिया। खाली हमें रिजल्ट जानने हैं और उसको यूज करना है। वेक्टोरियली हम लोग काम कर लेते हैं, हो जाता है। लिख लो जैसे जैसे लिखा हुआ है वो लिखेंगे। डिफ्रैक्शन में आप इजीली लीड ले सकते हो भाई, बहुत बढ़िया टॉपिक है, समझ में बच्चों को काम आता है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले इसको पढ़ाते नहीं क्योंकि आईटी के सिलेबस में नहीं है। डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन बोर्ड में है, आईटी के सिलेबस में नहीं है, इसलिए लोग इंटरफेरेंस तक ही टच करते हैं। डिफ्रैक्शन में ले सकते हो, पोलराइजेशन में ले सकते हो, इंटरफेरेंस समझो अच्छे से।
तो लिख लीजिए यहाँ पर। तो इंटेंसिटी का ये मिल गया। अब जो भी फेज डिफरेंस हो, अगर तुम्हारा मान लो इसका स्पेशल केस देखो, इफ कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, तो बताओ फेज डिफरेंस क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए फेज डिफरेंस क्या होगा? पाथ डिफरेंस क्या होगा बताओ? डेल्टा एक्स। एक्स मान लो x1 है एक का पाथ और दूसरे का x2 है, तो पाथ डिफरेंस ये कितना? 2n, और पाई का मतलब λ/2 है समझो। मतलब डायरेक्टली बोल सकते थे n लैम्डा, n लैम्डा अगर हो या फिर 2n पाई हो, या टाइम डिफरेंस जो कि यहाँ यूज नहीं होता जनरली, टाइम डिफरेंस क्या हो जाए? n dt। इनमें से कोई भी हो, बात एक ही है। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा तो बताओ cos फाई का वैल्यू, cos फाई का वैल्यू cos 0 1, cos 2 पाई 1, cos 4 पाई 1, cos 6 पाई 1। इस cos फाई तो 1 होना है, और cos फाई जब 1 होगा तो a रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a1 plus a2 का होल स्क्वायर। इट मींस a रिजल्टेंट क्या होगा? a1 plus a2 होना भी चाहिए। ऑब्जर्वेशन मेथड तो यही कहता है भाई, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मतलब दोनों का सम हो जाएगा, दोनों एम्पलीट्यूड का। सिमिलरली इफ डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, अगर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा हो तो cos फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? फाई का पहले वैल्यू होगा 2 ना 2n प्लस 1 पाई या 2n माइनस 1 पाई, ऐसा समझते हैं, और मल्टीपल ऑफ पाई। पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1 पाई या 2n माइनस 1 पाई, ये मिल जाएगा 2n बाई लैम्डा बाई पाई का मतलब होता है λ/2। और उसी तरह से पाथ का डिफरेंस हो गया। अब टाइम का डिफरेंस, तो टाइम का डिफरेंस क्या हो जाएगा? और कैपिटल D/2 मींस D/2 हो, 3D/2 हो, इस टाइप का। तो उस कंडीशन में cos फाई का वैल्यू क्या होगा? -1, क्योंकि cos फाई क्या होता है? -1, cos 3 पाई भी -1 होता है। तब a रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। और इससे मिल जाएगा a रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या? a1 माइनस a2 का मॉड, जो भी लॉट होगा उस तरफ वैल्यू इतना रहेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू इतना है। कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है, और इन जनरल है, तो ये तो है ही फाई के टर्म में, फाई के टर्म में लिखेंगे। इसलिए जो ऑब्जर्वेशन मेथड था वो भी इसमें स्पेशल केस है, और जनरल केस ये है। ये इन जनरल होगा एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का रिलेशन। चाहे फाई जितना भी π/2 होगा तो π/2 रखेंगे, π/4 रहेगा तो π/4 रखेंगे, जो भी होगा वो इसमें रखेंगे। तो ये जनरल फार्मूला लिख लिया हम लोगों ने, तुमने दिखा दो, ये है जनरल फार्मूला। मतलब एनी फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस हो उसको हम लोग कहाँ पे ठीक है ना। ये सब स्पेशल केस है। देखो कोहेरेंट सोर्स, इनकोहेरेंट सोर्स, ये एक सोर्स का प्रॉपर्टी नहीं होता है, ये दो सोर्स का कंबाइंड प्रॉपर्टी होता है कि दोनों सोर्स हमारे कोहेरेंट है या नहीं। टू सोर्सेस में भी कोहेरेंट या फिर इनकोहेरेंट। कोहेरेंट होने का मतलब होता है दोनों में फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट मेंटेन रहे, चेंज नहीं हो टाइम के साथ, कांस्टेंट रहे। मतलब समझो S1 S2 दो सोर्स हैं, दोनों सोर्स से लाइट वेव आ रहे हैं, कोई भी वेव आ रहा है, तो दोनों का फेज डिफरेंस किसी भी पॉइंट पे देखें तो फेज डिफरेंस फिक्स है। मतलब फेज डिफरेंस अगर मान लो किसी पॉइंट पे पहुंचे हैं π/2 फेज डिफरेंस के साथ किसी टाइम पे, तो बाकी टाइम पे भी उन दोनों वेव में फेज डिफरेंस π/2 ही रहे। अगर t = 2 सेकंड पे चला मान लो है, दोनों पहुंचे हैं π/2 डिफरेंस के साथ, तो 3 सेकंड पे देखा तब भी उन दोनों में π/2 का फेज डिफरेंस है, 5 सेकंड पे देखा तब भी π/2, 2 घंटे के बाद देखा तब भी π/2 ही फेज डिफरेंस है। मींस फेज डिफरेंस डज नॉट चेंज विद टाइम।
दोनों सोर्स से आने वाला S1 और S2 से आने वाले वेव में कोई फेज डिफरेंस में चेंज नहीं आ रहा टाइम के साथ, तो वो दोनों सोर्स कलेक्टिवली कोहेरेंट सोर्सेस बोले जाएंगे। और अगर उनमें फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज हो रहा हो तो वो इनकोहेरेंट है। फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। फेज डिफरेंस कितना है उससे मतलब नहीं है। फेज डिफरेंस अगर 0 है तो हमेशा 0 है। फेज डिफरेंस पाई है तो हमेशा ही पाई है। फेज डिफरेंस पाई होने का मतलब हुआ कि एक वेव का क्रेस्ट पहुंचेगा तो दूसरे का ट्रफ पहुंचेगा। तो इसका मतलब जब भी नेक्स्ट टाइम इसका क्रेस्ट आएगा दूसरे का ट्रफ भी आएगा, और पहले का ट्रफ आएगा तो दूसरे का क्रेस्ट आएगा। फेज डिफरेंस पाई होने का मतलब यही है, हमेशा पाई फेज डिफरेंस रहे तो हमेशा एक दूसरे को नलीफाई करता रहेगा। अगर फेज डिफरेंस π/4 है तो हमेशा π/4 है। जो भी फेज डिफरेंस हो, कितना फेज डिफरेंस है वो इमटेरियल है डिसाइड करने में इक्विवेलेंट है या नहीं, जितना लेकिन है उतना ही हमेशा है। तो जो भी फेज डिफरेंस है अगर वो कांस्टेंट चाहिए फॉर फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, इसको कांस्टेंट होने के लिए, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होने के लिए एक कंडीशन जरूरी है। बताओ दो सोर्स में ऐसा क्या प्रॉपर्टी हो कि दोनों सेम फेज डिफरेंस रखें, टाइम के साथ वो चेंज नहीं हो, तो वो है उनका टाइम पीरियड सेम होना, या बोले तो फ्रीक्वेंसी सेम होना। टाइम पीरियड क्यों सेम होना, देखो मान लो मामा जा रहा है, भांजा भी जा रहा है, इसका ये वो दोनों का अगर स्टेप मैचिंग है, जैसे ही राइट बढ़ाया पैर, भांजे ने भी राइट पैर बढ़ाया, और मामा जी ने जब लेफ्ट बढ़ाया तो भांजे ने भी लेफ्ट बढ़ाया, फिर राइट बढ़ाया तो दोनों ने राइट बढ़ाया, तो दोनों एक साथ हमेशा जो है वैसा ही रहे। इसको क्या बोलेंगे, सेम फेज। एक का क्रेस्ट है तो दोनों का क्रेस्ट है एक साथ, दोनों में इनको क्रॉस किया, दोनों का ट्रफ है एक साथ, दोनों का एक ही साथ क्रेस्ट है, एक ही साथ ट्रफ है, ऐसा ही चलता रहे, टाइम के साथ कोई डिफरेंस ना आए, तो दोनों क्या है, कोहेरेंट चल रहे हैं, दोनों कोहेरेंट बोले जाएंगे। ऐसा कब होगा, दोनों का टाइम मैचिंग रहे, टाइम पीरियड इसका जो है डिफरेंट स्टेप्स लेने का, तो दोनों का मैचिंग रहे। अगर थोड़ा भी टाइम डिफरेंस आ गया, मान लो एक का 1 सेकंड पे चल रहा है, दूसरे का मान लो 1.1 सेकंड पे चल रहा है, तो ये मिसमैच हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो मान लो मैच कर गया 0 फेज डिफरेंस, लेकिन अगले बार फिर 0 नहीं रहेगा फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कुछ आ जाएगा क्योंकि टाइम अलग अलग है। नेक्स्ट क्रेस्ट ये प्रोड्यूस कर देगा 1 सेकंड पे और ये 1.1 सेकंड पे, इसका मतलब दोनों एक टाइम पे फेज डिफरेंस सेम नहीं रख पाएगा, इसलिए ये कंडीशन जरूरी है। जो भी है, अगर मान लो मामा ने राइट बढ़ाया तो भांजे ने लेफ्ट बढ़ाया, फिर मामा ने राइट बढ़ाया तो भांजे ने लेफ्ट बढ़ाया, जब मामा लेफ्ट बढ़ाता तो राइट बढ़ाया, तो दोनों का फेज डिफरेंस क्या हो गया, पाई, तो पाई रहे। उसके लिए भी तो कंडीशन जरूरी है कि टाइम पीरियड मैचिंग रहे। टाइम पीरियड मिसमैच हुआ तो अभी पाई का फेज डिफरेंस है, थोड़े टाइम के बाद 0 फेज डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि 1 सेकंड और एक का 1.1 सेकंड, तो ये गैप धीरे धीरे देख रहे हो, 1 सेकंड पे एक चल रहा है, मान लो 1 सेकंड पे चल रहा है, और दूसरा 1.1 सेकंड पे चलेगा, तो ये ऐसे होता जाएगा और बढ़ते बढ़ते एक बार मैच भी हो जाएगा, फिर हमारा डिफरेंस शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो डिफरेंस है, अगर वो 0.1 सेकंड का डिफरेंस है, फिर 0.2 का आ जाएगा, फिर 0.3 का डिफरेंस है, फिर 0.4 का डिफरेंस, ऐसे करके वो डिफरेंस जब हमारा एक पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा स्टेप, तो फिर मैचिंग शुरू हो जाएगा। तो ये टाइम के साथ फिर मैचिंग भी हमेशा तो नहीं रहेगा, ना मिसमैच हमेशा रहेगा, ना मैचिंग हमेशा रहेगा, इसलिए वो इनकोहेरेंट ही रहेगा। तो कोहेरेंट होने का कंडीशन क्या हुआ, टाइम पीरियड मस्ट बी सेम, वेवलेंथ सेम रहे या ना रहे। मान लो एक का बड़ा स्टेप है, एक का छोटा स्टेप है, उससे मतलब नहीं है, एम्पलीट्यूड किसी का बड़ा है किसी का छोटा है, उससे मतलब नहीं है, एम्पलीट्यूड बड़ा छोटा हो जाए कोई बात नहीं है, हमारा टाइम पीरियड मैचिंग होना चाहिए, तो फेज मैचिंग रहेगा, फेज हमारा डिफरेंस जो रहेगा वो वही रहेगा, और इसलिए फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए। ठीक है, नीचे लिख लो, फॉर 2 sources to be coherent, for constant phase difference T1 should be equal to T2 condition, for S1 and S2 to be coherent, T1 must be equal to T2 and hence both the source must have
same frequency and hence same speed in वैक्यूम में सेम स्पीड होना चाहिए, क्योंकि c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। सेम स्पीड बोल रहा हूँ, सेम फ्रीक्वेंसी, both should have same frequency and same wavelength। कंडीशन समझ गए ना क्यों होना चाहिए ऐसा। अब ऊपर देखो लिखा हुआ है डेफिनेशन, अंडरलाइन कर लो। टू लाइट सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे आर एमिटिंग लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी। सेम वेवलेंथ का मतलब है वैक्यूम में सेम फ्रीक्वेंसी, सच दैट ओरिजिनेटिंग फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज जीरो, जीरो रहे या फिर ए फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू की रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम। जीरो है तो जीरो रहे या फिर कुछ भी नॉन जीरो है तो नॉन जीरो ही रहे। जीरो और फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू जो भी है, जीरो रहे तो जीरो ही रहे या जो भी दूसरा रहे तो वो भी फिक्स्ड रहे। तो समझ गया।